नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्कंदगुप्त नाटक में कथोपकथन अथवा संवाद विषय पर चर्चा की थी। आज हम स्कंदगुप्त नाटक में देश, काल और वातावरण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है और नाटककार ने उसके समसामयिक वातावरण को सफलतापूर्वक अंकित किया है तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का परिचय भी स्कंदगुप्त नाटक में मिलता है। स्कंदगुप्त नाटक भारतीय इतिहास के गुप्त काल से संबंधित है, अतः तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का ही इसमें उल्लेख हुआ है। प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में ही पर्णदत्त के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त के समय तक गुप्त साम्राज्य की सीमाएं बहुत अधिक विस्तृत हो गई थी और शासकगण प्रमोदी व आलसी हो चले थे। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है। उस बोझा को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य ही अपनी शरण में आने वाली वस्तु समझने लगे थे। इसी दृश्य में दूत के कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि विदेशी आक्रमणकारियों का जोर बढ़ रहा था और संपूर्ण आर्यावर्त उनसे आतंकित था। साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण देखिए, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मलेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा है। इसी प्रकार पहले अंक के दूसरे दृश्य में कुमारदास अर्थात धातुसेन द्वारा नाटककार ने यह कहलवाया है कि आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत था। जगत विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ले लिया था। स्कंदगुप्त कालीन भारत वैभव संपन्न था और सिंघल का राजकुमार कुमारदास उसे स्वप्नों का देश भव्य भारत कहता है। वह पहले अंक के तीसरे दृश्य में तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि उन दिनों बुद्ध और साम्राज्य का वैभव दोनों ही मध्याह्न के प्रचंड सूर्य की भांति तेजस्वी थे, पर यह सूर्य के ढलने का समय था, अतः दोनों के लिए संक्रांति काल उपस्थित था। वह मातृगुप्त से कहता है, गौतम के पदरस से पवित्र भूमि को खूब देखा और दर्प से उद्यत गुप्त साम्राज्य के प्रहर का सूर्य। आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। प्रस्तुत नाट्यकृति में तत्कालीन गुप्त वंशीय शासकों की विलासिता का भी कुछ प्रसंगों में उल्लेख हुआ है। नाटककार ने तृतीय अंक के एक दृश्य में सैनिक से कहलवाया है, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह से पड़ी हुई है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुओं की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज्ज आमोद। जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। इसी प्रकार पांचवें अंक के पहले दृश्य में मुद्गल भी यही कहता है। उदाहरण है, जहाँ देखो वहीं यह प्रश्न होता है, वह सुंदरी कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं। इस देश के छैल छबीले और रसीली छोकरियों ने यह प्रश्न गुरुजी से पढ़ा है। अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त ने गुप्त वंशीय शासकों के साथ मालव वंशीय शासकों और अधिकारियों की भी चर्चा की है तथा मातृगुप्त, धातुसेन तथा
तत्कालीन बौद्ध श्रमणों के भी उल्लेख हुए हैं। हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि नाटककार ने अपने इस नाट्य कृति में कलापूर्ण ढंग से उपर्युक्त तत्वों को समाविष्ट कर देश काल के तत्व का नाटक में सुंदर निर्वाह किया है। इसी प्रकार राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करते समय विदेशी आक्रांताओं के संबंध में भी उद्गार व्यक्त किए गए हैं। पहले अंक के पहले दृश्य में ही पर्णदत्त कपीशा को हूणों द्वारा पदाक्रांत करने की सूचना देता है और उसी दृश्य में मालव का चर यानी सेवक भी यही कहता है। उदाहरण, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है, नवागत मलेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव अब सुरक्षित नहीं रहा। पहले अंक के दूसरे दृश्य में भटार्क स्वराष्ट्र में शकों की गतिविधि को चंचल व भयानक कहता है और इसी अंक के तीसरे दृश्य में मातृगुप्त कश्मीर को हूणों के द्वारा आतंकित बतलाता है। नाटककार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी आक्रमणकारी अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए अनेक प्रकार के अत्याचार कर आतंक फैला रहे थे और इस स्थिति का सजीव चित्रण स्कंदगुप्त में मिलता है। पहले अंक के छठे दृश्य में मातृगुप्त कहता है, इधर तो शक और हूणों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है, चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। इसी प्रकार द्वितीय अंक में मगध सम्राट कुमारगुप्त के भाई गोविंदगुप्त भी हूणों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, आर्य कन्याएं अपहरण की जाती है, हूणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती, सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी प्रवृत्ति का प्रचंड और पाखंड फैला है। स्कंदगुप्त प्रथम अंक में स्वयं हूण सेनापति निरीह जनता पर अत्याचार करते दिखाया गया है और वह हूण सेनापति नागरिकों को संबोधित कर कहता है, अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गरम किए हुए लोहे प्रस्तुत है, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। वे नागरिकों को कोड़े मारकर प्राण लेने की धमकी भी देता है और इसके उपरांत अपने सैनिकों से कहता है, इनके बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहों से दागो। स्कंदगुप्त नाटक के नायक वीर स्कंदगुप्त के असाधारण पराक्रम की चर्चा भी अनेक स्थलों पर हुई है और नाटककार ने स्कंद के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह बतलाना चाहा है कि उसने आक्रांता विदेशियों का दमन कर भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों को सर्वदा के लिए निरापद बना दिया था। भीमवर्मा अपनी बहन देवसेना से कहता है, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहन, सिंधु के प्रदेश से मलेच्छ राज्य ध्वंस हो गया है। सिंधु के प्रादर्श से मलेच्छ राज्य ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गो ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आँख उठाकर नहीं देखता। लोहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक साम्य गान होने लगा है। धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख भी यहाँ पर संक्षेप में किया जा सकता है कि उस समय समाज में विलास प्रियता का साम्राज्य था और मगध का एक सैनिक कहता भी है, यह राज्य का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर से आपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बनी है। यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे। इसी प्रकार पाँचवें अंक के दूसरे दृश्य में जब नागरिक
देवसेना को लेकर कुत्सित संकेत करते हैं, तब वीर पर्णदत्त दांत पीसते हुए कहता है, नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवारकर अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तनावा निकलता है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के नवयुवक ऐसे हो उसे अवश्य ही दूसरों के अधिकार में चला जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी वह निराली ध्वज। इन उद्गारों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्रण हुआ है। राजनीति की भांति ही धार्मिक क्षेत्र में भी अंतर विरोध था और ब्राह्मण व बौद्ध दोनों एक दूसरे के विरोधी थे तथा अवसर मिलते ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते थे। साहसी धार्मिक भावनाएं भी धन के हाथों बिक चुकी थी और धर्म के ठेकेदार स्वार्थवश देशद्रोह के लिए भी प्रस्तुत थे। हूण सेनापति खिंगिल का दूत तृतीय अंक में भट्टारक से कहता भी है, समता सद्धर्म के अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध है। यांत्रिक क्रियाओं की प्रचुरता से उसका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। इसी प्रकार सिंघल का राजकुमार धातुसेन भी यही कहता है। बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध है। और चौथे अंक में ब्राह्मण स्पष्टतः कहते हैं, बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार के विताड़ित हूण इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं को कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। जहाँ की बौद्ध तत्कालीन भारत के गुप्त शत्रु थे, वहाँ ब्राह्मण भी पूर्णतः निर्दोष नहीं थे और उन्होंने धर्म को व्यवसाय का रूप दे दिया था। धातुसेन ब्राह्मणों को संबोधित कर कहता है, लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया। दक्षिणाओं की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया। चूँकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है, अतः सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ही साहित्य सृजन भी हो रहा था और तत्कालीन साहित्य में श्रृंगारिक भावनाओं का ही आधिक्य था। इसलिए विजया मातृगुप्त को संबोधित कर कहती है, सुकवि शिरोमणि, गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, हो चुके प्रेम के पचड़े, एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो जिससे कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है और नाटकों में अंकित पात्रों की वेशभूषा, युद्ध कौशल व दृश्य विधान भी तत्कालीन वातावरण के अनुरूप है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने तत्कालीन परिस्थितियों के सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन द्वारा देश, काल और वातावरण के तत्व का सफल निर्वाह अपनी इस नाट्यकृति स्कंदगुप्त में किया है।